ओके बेटा एक बार रिप्लाई कीजिए, कोई भी हमारी वॉइस आप तक आ रही है? यस सर। ओके ठीक है, मॉर्निंग तो सर। स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः करके हमारी पहली क्लास स्टार्ट होती है। ओके सबसे पहले कोई काम करने से पहले अपन गणेश जी की स्तुति करते हैं। कैसे बोल? और अपना माइक जरा ऑफ रखें सभी लोग, है ना? माइक को ऑन नहीं रखना है, माइक को ऑफ करके रखना है। माइक ऑफ कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं अपना पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ दिनेश शर्मा, निकनेम डीएनएस, है ना? रेजोनेंस में निकनेम चलते हैं डीएनएस। मैं आपका जूलॉजी फैकल्टी हूँ और मेडिकल कोऑर्डिनेटर हूँ। ठीक है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आपको एक नंबर नोट करना है हमारा। उस नंबर पर आप एसएमएस कर सकते हो अपना नाम डाल के, और पर्सनली और कॉल भी कर सकते हैं। तो नंबर हमारा नोट कर लीजिए, 62 60 20 78 36। ये नंबर आप लोग नोट करना पहले। कोई भी समस्या आ रही है किसी भी तरह की, नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं या कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। ओके, सब सुन पा रहे हैं? प्लीज रिप्लाई करते चलना बेटा। यस सर। ठीक है, तो 62 60 20 78 36 सबने नोट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, पहली इकाई है, उसको हम वर्गीकरण के नाम से पढ़ेंगे। वर्गीकरण। ओके, और जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो किसी भी चीज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसका व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है, उसका सिस्टमाइज होना बहुत जरूरी है। तो चरणबद्ध और नियमित अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। यही ना डेफिनेशन विज्ञान की, क्रमबद्ध और नियमित। तो रेगुलर भी होना चाहिए और सिस्टमेटिक भी होना चाहिए। इसी तरह से जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ योजना बनाई गई होगी कि हम कैसे करके इसको पढ़ेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी जो इकाई होती है, बस यहीं से नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप सबसे बड़ी इकाई, आपको नोट्स भी मिलेंगे प्रिंटेड, बट आपको क्लास नोट्स जरूर बनाने हैं। सबसे बड़ी इकाई जगत होती है, जगत। और टोटल हम अपनी स्टडी में 5 जगत क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण का अध्ययन हम पूरी लाइफ में करते हैं। क्लियर? फिर जगत को उससे छोटे क्लासिफिकेशन, छोटे वर्गीकरण संघों में बांटा गया है। संघ, ठीक है, संघ को ध्यान रखना, फाइलम बोलते हैं, फाइलम। संघ को फाइलम बोलते हैं। इस संघ के बाद वर्ग आता है। वर्ग को आपने पढ़ा होगा, कक्षा बोलते हैं। ठीक है, फिर गण आता है जिसको आप ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर बोलते हैं। फिर परिवार आता है, और परिवार के बाद वंश, और वंश के बाद जाति आती है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव बना है वो समझो। तो वर्गीकरण के सबसे बड़ी इकाई क्या होती है बेटा? जगत। ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है। और वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, ये जाति होती है। ये आपको याद रखना है, इसको कभी भी नहीं भूलना है। इसी के अकॉर्डिंग पूरा हमारा वर्गीकरण चलने वाला है। क्लियर है बेटा? और ऐसे पढ़ना है कि हमको लिखते लिखते याद हो जाए।
ज्यादातर कोशिश करनी है कि जब हम लिखेंगे तो लिखने के साथ ही हमको लर्न हो जाए, ये कोशिश जरूर करना है। नोट कर लिया दीपक, आकाश? यस सर। और कहा क्या लिखा है? खन्ना है ना, रोहित है ना, रोहित खन्ना। जब नोट नहीं कर पाया करो तो बोल दिया करो ना। इरेज करना, इसको मिटा दें। अब बात आती है वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आया वर्गीकरण? तो आप सब लोग जानते हैं जंतुओं की लगभग 13 लाख से 14 लाख जातियां होती हैं और पौधों की 5 से 6 लाख जातियां होती हैं। कोई भी एक वैज्ञानिक अपने पूरे जीवन में इतने जंतुओं और इतने पौधों का अध्ययन नहीं कर सकता था, इसलिए उनको क्लासिफाइड कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, उनके समूहों में, उनके परिवारों में, उनकी कक्षाओं में, जिससे यदि हमने किसी भी उस ग्रुप के एक जंतु का या एक पौधे का अध्ययन कर लिया तो हम मानेंगे हमने सारे जंतुओं का अध्ययन कर लिया। ठीक है, आप ठीक उस तरह से समझ लीजिए कि यदि हम सबको अलग अलग अध्ययन करते हैं तो इतना जीवन काल नहीं है वैज्ञानिक का। वैज्ञानिक का मैक्सिमम एज 80 से 100 साल और 20-25 साल के बाद वो रिसर्च स्टार्ट करता तो कभी भी अपने पूरे जीवन काल में सबका अध्ययन नहीं कर पाता। इसलिए उन जंतुओं को, उन पौधों को उनके समूहों में वर्गीकृत करके उन्होंने अध्ययन किया, जिससे किसी एक का अध्ययन हो गया। अब बात आती है कि समूहों में वर्गीकृत कैसे करेंगे, तो उनके आवासों के आधार पर, उनकी आदतों के आधार पर, उनके खाने पीने के लक्षणों के आधार पर, उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर समूह बनाते हैं कि नहीं बनाते, उस तरह से उनके समूह में वर्गीकृत किया गया। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, टोटल जंतुओं की जातियां कितनी हैं, तो लिख सकते हो जंतुओं की कुल जातियां। बेटा लिख दो 13 लाख। पौधों की कुल जातियां 5 से 6 लाख। फिर बात आती है ये जंतुओं और पौधों का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं उसको जीव विज्ञान कहते हैं। चरणबद्ध एवं नियमित जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब जीवों का नाम आ गया, जीवों का जिसमें जीवन हो, तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? जीव द्रव होती है। तो हमारी सेल में जो जीव द्रव है, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक। तो
तो अब हमारे जीवन की मूलभूत इकाई जीवद्रव होती है, लेकिन सही मायने में तो सेल होती है, कोशिका होती है, बट कोशिका के अंदर जीवद्रव हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। अब कोशिका के अंदर क्या क्या होता है द्रव में? केंद्रक के अंदर तो होता है केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, और केंद्रक के बाहर होता है कोशिका द्रव। ठीक है, दोनों को मिला के, केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसको और कोशिका द्रव को मिला के हम बोलते हैं जीव द्रव। ठीक है, ये जो जीव द्रव है ये हमारे जीवन का आधार है। समझ में आ रही है ना बात सबको? रोहित, आकाश, दीपक, सबको समझ में आ रही है ना बात? सर। इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब फिर इस जीव विज्ञान के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? जिसने बताया उसको हम जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। तो लिखेंगे जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो सबने नाम सुना होगा, अरस्तु, सुना है ना नाम? अरस्तु, इन्होंने जीव विज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी किया। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम अरिस्टोटल को बोलते हैं। फिर फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति शास्त्र के पिता, तो नाम सुना होगा कि आप लोगों ने थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस वनस्पति शास्त्र के पिता है। फिर नाम सुना होगा जंतु विज्ञान के पिता, अरस्तु। अरस्तु दोनों के हैं, बायोलॉजी के भी और जूलॉजी के भी, यानी जीव विज्ञान के भी और जंतु विज्ञान के भी। ओके, लेकिन हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो वर्गीकरण पढ़ना है। तो वर्गीकरण के पिता कौन है? तो वर्गीकरण के पिता है बेटा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ये वर्गीकरण के पिता है। इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में बताया। हालांकि इनसे पहले अरस्तु भी बता चुके थे वर्गीकरण के बारे में, बट जो मेन क्रेडिट जाता है वो इनको जाता है। और इन्होंने जंतु और पौधों की द्विनाम पद्धति स्थापित की। द्विनाम पद्धति के पिता, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो अंग्रेजी में बोलेंगे। तो फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये भी बेटा कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस, ठीक है। इसको नोट कीजिए। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है?
आप में से कोई बताएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? आकाश, कटारिया, दीपक शर्मा, बताओ बेटा क्या होता है, समझो। आप सब लोग जानते हैं अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं चलती हैं। जर्मनी की भाषा अलग होती है, रूस की भाषा अलग होती है ना, ब्रिटिश इंग्लैंड की भाषा अलग होती है, चाइना की भाषा अलग होती है। तो पता नहीं किस एनिमल को या किस प्लांट को क्या नाम दिया गया हो सकता है चाइना में भैंस को गाय कहा जाता हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अलग अलग भाषाएं तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मनुष्य को कुछ भी कहा जाता हो उनकी लैंग्वेज में, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होते। चाइना के वैज्ञानिक ने मान के चलो अध्ययन किया गाय पर और हमने समझा भैंस पर किया है, या फिर इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने अध्ययन किया ह्यूमन पर, मनुष्य पर, और हमने समझा रैबिट यानी खरगोश पर किया है। तो कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते थे। उससे बचने के लिए कैरोलस लिनियस ने पूरे वर्ल्ड में एक नामकरण की पद्धति अपनाई। पूरी दुनिया में उस जंतु को केवल उसी नाम से जाना जाएगा जिसे हम जूलॉजिकल नेम, जंतु का वैज्ञानिक नाम से जानते हैं। यदि प्लांट के नाम का यूज करेंगे तो उसे बॉटनिकल नेम, पौधे का वैज्ञानिक नाम से जानते हैं। अब ये नामकरण किया कैसे गया? तो अभी आपने जो वर्गीकरण की सीक्वेंस लिखी थी उसमें सबसे नीचे आपने वंश और जाति को लिखा था। तो जो द्विनाम पद्धति है वो हमेशा वंश और जाति को मिलाकर बनाई गई। वंश और जाति को मिलाकर द्विनाम पद्धति बनाई गई, जिसमें पहला वर्ड वंश का, वंश और जाति को मिलाकर द्विनाम पद्धति बनाई गई, जिसमें पहला शब्द वंश का तथा दूसरा शब्द जाति का यूज किया गया, उपयोग किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मनुष्य है, मनुष्य का नाम दो नामों से मिलकर बना है, और वो दो नाम कौन से होते हैं? होमो सैपियंस। क्या है बेटा आपका नाम, पता है आपका नाम? होमो सैपियंस, ये नाम है हमारा। जहां होमो हमारा वंश है, यानी हमारे वंशज होमो है, और जाति हमारी जो है वो सैपियंस है। तो वंश और जाति को मिलाकर सेपियंस, सैपियंस, 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 SAPIENS। याद रखना, इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, इस चीज को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और वंश का पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ध्यान रखना, ये नियम है। यदि हम अंग्रेजी में लिखने जा रहे हैं तो जीनस का पहला वर्ड जैसे जी है, ठीक है, अब जीनस का पहला वर्ड है जी नहीं होगा, होगा तो क्या होगा बेटा? एच होगा, एच कैपिटल फिर सब स्मॉल। तो वंश का पहला वर्ड कैपिटल, उसके बाद सारे स्मॉल लेटर में, और इस चीज के सारे लेटर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो आप लिख सकते हो नोट डाल के, यहाँ पर नियम है ये, वंश का पहला लेटर कैपिटल
लाख। उसके बाद आवाज आ रही है, अपना माइक ऑफ कीजिए, कोई किसी का माइक ऑन, अपने माइक ऑफ कर दिए सबके। उसके बाद में सारे शब्द स्मॉल लेटर में लिखते हैं। स्मॉल लेटर का मतलब चौथे नंबर की एबीसीडी, कैपिटल का मतलब पहली, जबकि स्पीसीज जिसको आप जाति कहते हो, जाति के सारे शब्द स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। नोट कीजिए बेटा, समझ में आ गया? यदि हम जीनस ले रहे हैं तो उसका पहला कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे, और स्पीसीज के सारे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। नोट कीजिए बेटा। बेटा कर लिया नोट सबने इसको? अभी कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, तो कोई बात नहीं है, जहां से ज्वाइन किया वहां से समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। और आज के लेक्चर को, जो आपका पहला लेक्चर है, हम आपके ग्रुप पर डाल देंगे, तो जो निकला हुआ है, अभी आपने कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, तो वो वहां से कवर कर लेंगे। बट आगे ध्यान रखना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन हो जाया करना नेक्स्ट टाइम से। 1-2 मिनट लेट चलेगा, 3 मिनट से ज्यादा लेट नहीं होना है ना। तो 3 मिनट तक हम आपका इंतजार करते हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं क्लास। और अगर हुआ तो बहुत जल्दी ऑफलाइन से स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बोले सर ऊपर वाला नहीं, नेता लोग चाहेंगे, है ना। तो मोनू समझ पा रहा है बेटा आवाज को? मोनू, रोहित, दीपा, काका, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस और एक बहुत लंबा नाम लिखा आ रहा है, क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम बेटा? इसको नोट कर लिया सबने? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यस आगे चलिए बेटा। अब ये पूरा हमारे सामने आ गया, तो अब इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि अब हमको 5 किंगडम से कहानी स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सबसे पहले इस दुनिया में 2 जगत वर्गीकरण आया, फिर 3 जगत वर्गीकरण आया, फिर 4 जगत वर्गीकरण आया, और सबसे बाद में 5 जगत वर्गीकरण आया। क्योंकि अभी आपने वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या पढ़ी थी बेटा? जगत पढ़ी थी ना। तो अपनी कहानी जगत से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी? जगत से अपनी कहानी स्टार्ट होगी। और एक बात जरा ध्यान सुन लो, अभी 8 मिनट के बाद क्लास में किसी को नहीं देनी, क्लास के बाद क्लास में कोई नहीं देगा। अच्छा बेटा, 8 मिनट के बाद आप वापस से रीजॉइन कर जाना, ओके? आपकी जो क्लास है वापस रीजॉइन कर जाना, इसी लिंक पर 8 मिनट के बाद ही डिस्कनेक्ट हो जाए तो, ठीक है? तो हमने कहा दुनिया में सबसे पहले 2 जगत वर्गीकरण आया, यहां से स्टार्ट करेंगे 2 जगत वर्गीकरण।
क्यों आया द्विजगत वर्गीकरण? क्योंकि हम खाली आंखों की बात कर रहे थे, जब माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस दुनिया में नहीं थे, तो सूक्ष्मदर्शी और अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी इस दुनिया में नहीं थे, तब खाली आंखों से केवल हमको द्विजगत वर्गीकरण के बारे में पता था, द्विजगत वर्गीकरण। और द्विजगत वर्गीकरण याद रखना कैरोलस लीनियस ने दिया था। देखो द्विनाम पद्धति भी इन्होंने दी और द्विजगत वर्गीकरण भी इन्होंने दिया, दोनों चीजें इन्होंने दी। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति और द्विजगत वर्गीकरण दोनों चीजें उन्होंने दी है। द्विजगत वर्गीकरण में क्या लिया इन्होंने? बहुकोश की जिसकी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं थी, बहुकोश की। और वो कोशिकाएं थी बहुकोश की यूकैरियोटिक, बहुकोश की यूकैरियोटिक, जिनको 3 लक्षणों के आधार पर, ये भी पूछा गया कितने लक्षणों के आधार पर, तो 3 लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। वो 3 लक्षण हमको जरूर याद रहने चाहिए। क्या क्या थे वो 3 लक्षण? तो हम 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है, याद रखना। पहले कॉलम में लिखेंगे हम लक्षण, दूसरे में लिखेंगे जगत पादप, पादप जगत, और तीसरे में लिखेंगे जगत जंतु, जंतु जगत के नाम से आप पढ़ते होंगे। जगत जंतु। अब कौन कौन से 3 लक्षण थे ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है। पहला आपने सुना होगा सेल वॉल, जिसको आप कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कोशिका भित्ति, ठीक है। आपको मालूम है सेल वॉल या कोशिका भित्ति किसमें होती है, जंतु में या पौधों में? बेटा बताओ कोई नाम, या दोनों में होती है सेल वॉल? बोला करो, जिसको भी जवाब आता है, कोई बात नहीं है, गलती तो बोलेंगे। कोशिका में सर। कोशिका में होती, कोशिका तो सभी में होती है ना बेटा, कोशिका में तो जंतु में भी होती है, कोशिका तो पौधों में भी होती है, बट कोशिका भित्ति किसमें होती है? जंतु कोशिका या सर जगत जंतु में। पादप कोशिका में होती है कोशिका भित्ति, या जंतु कोशिका में होती है, या दोनों? जंतु कोशिका में सर। देखो सेल वॉल ध्यान रखना बेटा, केवल पादप कोशिका में होती है, केवल पादप कोशिका में। ध्यान रखना, आज के बाद भूलना नहीं है अपने को। अभी भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने एक बार पढ़ लिया फिर नहीं भूलना है कुछ भी। ठीक है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। ये मेन लक्षण है जंतु और पौधों को विभाजित करने का। जंतुओं में अनुपस्थित है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। ओके, सेकेंड पॉइंट क्लोरोप्लास्ट, जिसको आप हरित लवक कहते हो। चलो बताओ बेटा किसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, जंतु में या पौधों में, या दोनों में? बोलो सर। पादप कोशिका। सर दोनों में। अच्छा, आप में है, जिन्होंने दोनों जवाब दिया बेटा है आप में क्लोरोप्लास्ट, तो आप हरे रंग के हो जाते हैं ना पौधों की तरह। और फिर आप स्वयं सूर्य के प्रकाश में खड़े होते और फोटोसिंथेसिस करने लगते, और आपके घर वाले आपसे भोजन ले रहे होते। ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पौधों में उपस्थित होता है, क्योंकि पौधों में उपस्थित होता है इसलिए ये
इसलिए ए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण कर लेते हैं। कौन करते हैं स्वयं भोजन का निर्माण? जंतु के पौधे? पौधे सर। पौधे। जंतुओं में नहीं होता, ध्यान रखना। अगर जंतुओं में होता फिर क्या बात थी। फिर आपको पढ़ने की क्या जरूरत थी? यदि आपके पास क्लोरोप्लास्ट होता फिर थोड़ी हमको पढ़ने की जरूरत थी। हम किस लिए पढ़ रहे हैं? जिससे आगे आने वाले टाइम में हमको भोजन की प्रॉब्लम ना आए। हर जीव का पहला लक्षण भोजन है और उसके बाद दूसरा लक्षण प्रजनन है। तो पहले तो हमें अपने भोजन की श्वसन की व्यवस्था करनी है, और जब उसकी व्यवस्था हो जाएगी, आप डॉक्टर बन जाएंगे, तो फिर हमको अपने जैसे जीवों को पैदा करना है। यही दो उद्देश्य है हर जीव के पूरी दुनिया में। पहले खाने पीने की व्यवस्था और दूसरा अपने वंश अपनी जाति को कंटिन्यूटी में मेंटेन करने की व्यवस्था, अपने जैसे जीवों को प्रोड्यूस करने की व्यवस्था। कभी सुना देखा होगा आप लोगों ने, मम्मी पापा को आपकी पढ़ाई की चिंता रहती होगी कि बेटा हमारा डॉक्टर बन जाए, बेटी हमारी डॉक्टर बन जाए, तो कम से कम उसके खाने पीने से हम निश्चिंत हो जाए। अच्छी खासी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी मिलेगी और खाना पीना उसका अच्छा चलेगा। बस जैसे आप डॉक्टर बन जाएंगे, कमाने लगेंगे, तो आपके घर वालों को, आपके मम्मी पापा को आपकी शादी की चिंता होगी। जब शादी हो जाएगी तो फिर वो चाहेंगे हमारे नाती पोते आ जाए, यानी जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। तो ये इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है, मनुष्य की और हर जंतु की। तो आप समझना, पौधों में उपस्थित इसलिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, इसलिए इनको स्वयं पोषी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा स्वयं पोषी, भोजन का स्वयं निर्माण करने वाले। जंतुओं में अनुपस्थित। जंतुओं में अनुपस्थित होता है, इसलिए ये भोजन के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर करते हैं, और जो भोजन के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर करते हैं उनको परपोषी कहते हैं। सुना होगा ना नाम, परपोषी और स्वयंपोषी। परपोषी। अब परपोषी है, दूसरों से भोजन का निर्माण, दूसरों से भोजन लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? भोजन हमेशा ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा? और ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होगा, और जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? स्थान परिवर्तन। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, तो इसको हम प्रचलन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? आप प्रचलन पढ़ा आप लोगों ने। तो पौधों में अनुपस्थित होता है प्रचलन। नहीं तो पौधा कहीं लगाया आपने, वो चल गया और कहीं पहुंच जाता है, ऐसा हुआ क्या? नहीं सर। हाँ, नहीं तो फूलबाग चल के कहां पहुंच जाता? किले पर। बोले हम तो फूलबाग घूमने जाएंगे कल, पता चले पूरा फूलबाग किले पर चला गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना होगा, क्योंकि पौधों में प्रचलन नहीं होता। प्रचलन उनमें होता है जो अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और वो इसलिए जाते हैं क्योंकि अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, जबकि पौधे तो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं पौधों में अनुपस्थित और प्रचलन जंतुओं में उपस्थित। जंतुओं में उपस्थित। बना लीजिए।